हाँ, तो आज मतलब महाराष्ट्र दिन भी 1 मई को आता है, उसी तरह इस साल में 1 मई को बुद्ध जयंती भी आई है। तो बुद्ध जयंती का भी बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि पूरी दुनिया को भी हमारा आह्वान है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। विश्व शांति की आवश्यकता है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने विश्व शांति की बात बताई थी, अहंकार को खत्म करने की बात बताई थी, समाज में समानता एकता रखने की बात बताई थी। इसीलिए मतलब हम लोग बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और हमें इसका बहुत बड़ा गर्व है। और बुद्ध की फिलॉसफी दुनिया में आज बहुत बड़ी आवश्यक फिलॉसफी है। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं सभी हमारे बौद्ध अनुयायियों को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ 1 मई ये मतलब कामगार दिन भी है और सभी कामगार जो है जो मतलब अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करने वाले होते हैं और बहुत बड़ा कष्ट भी करते हैं। तो ऐसे कामगारों की एकता बरकरार होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए आज कामगार दिन के अवसर पर भी मैं सभी लेबर्स को, सभी कामगारों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ आज महाराष्ट्र दिन है और 1 मई 1960 को भाषावार पंथ रचना के बाद महाराष्ट्र जो बना था, जो विदर्भ और मराठवाड़ा महाराष्ट्र में आया था और गुजरात जो है वो गुजरात के जो गुजरात है ये उनका अलग गुजरात राज्य बना था गुजराती भाषा का। तो इसी तरह इस अवसर पर भी मैं सभी महाराष्ट्र के तमाम जनता को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और भविष्य में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आएगा इंडस्ट्रीज़ में, रोजगार देने में, किसानों को मदद करने में और दलितों को न्याय देने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, आज से 1 मई है, जो सेंसस है, जनगणना शुरू हो रही है। आप आज आपके घर में भी आए डिपार्टमेंट से हाँ, लोग। तो मतलब आज संस्था की शुरुआत हुई है और 1 मई को ध्यान में रखते हुए 1 मई महाराष्ट्र दिन भी है, कामगार दिन भी है, बुद्ध जयंती भी है। ऐसा एक बहुत अच्छा सहयोग आज के दिन के लिए मिला है और जनगणना कमिश्नर ने मतलब महाराष्ट्र में 1 मई से जनगणना शुरू करने का निर्णय लिया और ये आज की जनगणना घर की जनगणना है, हाउस की जनगणना है। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ज़िले में कितने हाउस है, मकान है, इसका सर्वे करने के लिए आज अधिकारी मेरे कुटी पर आए थे और यहाँ मतलब मैंने भी सारे महाराष्ट्र की जनता को आह्वान किया है कि भाई जनगणना में आप शामिल होना चाहिए। हर घर के लोगों ने मतलब अधिकारियों को सहयोग देना चाहिए और जनगणना बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की जनगणना इस वक्त जाति के आधार पर हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि भाई हर जाति का कितना परसेंटेज उसकी जानकारी मिलेगी, हर जाति का कितना पॉपुलेशन इसकी जानकारी मिलेगी और हर जाति का आज़ादी के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उनको क्या मदद करने की आवश्यकता है, इसके लिए जनगणना का अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए आज मेरे घर में अधिकारी आए थे और वो मेरे घर का सर्वे उन्होंने किया है और मैंने भी सारे महाराष्ट्र के तमाम लोगों को आह्वान किया है कि आपने मतलब इस जनगणना में अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। सर, कल रात में देखा गया ममता बनर्जी जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी थी वहाँ पहुँच गई और कह रही हैं कि हम ध्यान रखेंगे, और बाकी एक वीडियो भी दिखाया जिसमें दिखा रही है कि कुछ छेड़छाड़ हो रही है ईवीएम से के साथ। मुझे लगता है कि छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि जहाँ मतलब ईवीएम मशीनें होती है वहाँ पुलिस बंदोबस्त होता है। पुलिस तो ममता बनर्जी की वहाँ है, बाकी की भी सिक्योरिटी वहाँ होती है और हर पार्टी के जो वॉलंटियर्स है वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी हमारी आदरणीय नेता भी है, 3 बार मुख्यमंत्री रही है। महिला होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब 15 साल तक राज किया है, लेकिन ये 15 सालों में बंगाल को कंगाल करने का काम हुआ है। इस 15 सालों में वहाँ की लोगों को गुंडागर्दी से मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोग ही वहाँ के चाहते हैं
कि ममता बनर्जी को हटाया जाए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्लियर मेजॉरिटी से सत्ता में आ रही है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका है। तो वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार आ रही है, असम में हमारी सरकार आ रही है, पांडिचेरी में हमारी सरकार आ रही है, तमिलनाडु में हमारी सरकार आने की संभावना थी, लेकिन थोड़ा ये डीएमके में 4-5 ग्रुप होने से मतलब हमको उसमें इतनी सफलता मिली नहीं है। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज मतलब हमारे एनडीए को भी वहाँ बहुत अच्छा मिला है, ये डीएम को बहुत वोटिंग अच्छा मिला है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में तो हमारी बाकायदा सरकार आ रही है। केरल में एक बार एलडीएफ रहती है, एक बार यूडीएफ रहती है, लेकिन वहाँ कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ एलडीएफ भी सरकार बना सकती है या यूडीएफ भी सरकार बना सकती है, इसी तरह का वातावरण है। लेकिन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हम सत्ता पर आ रहे हैं, ये हमारे एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिल रही है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने बहुत ही अनेक दिनों से सभी राज्यों में प्रचार किया था। तो 3 राज्यों में हमारी सरकार आ रही है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो ईवीएम जो है वो सुरक्षित हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं कि ये सब हो रहा है। और कल बीजेपी ने एक मीटिंग रखी है कोलकाता में वोटिंग काउंटिंग को लेके, इस तरह से एक हाई लेवल मीटिंग रखी है बीजेपी ने कलकत्ता में ये पूरे विवाद को लेके। तो मुझे लगता है भाई बीजेपी ने मीटिंग रखी है और बीजेपी का कहना ये है कि भाई यहाँ कोई घोटाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ जनता के मन में जो था उन्होंने वोटिंग किया है और टीएमसी को, ममता बनर्जी को भी काफ़ी वोट मिला है, लेकिन ज़्यादा वोट बीजेपी को मिल रहा है, इसी तरह के पूरे रिपोर्ट आए हैं। तो इसी तरह मतलब जीत वहाँ बीजेपी की होगी और हार ममता बनर्जी की होगी। जिस तरह से सर सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, हाँ, अपोजिशन सवाल उठा रहा है जो एलपीजी सिलेंडर हैं और उसके ऊपर रेट बढ़ नहीं सिलेंडर वगैरह मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका ईरान का युद्ध कई दिनों से चल रहा है और इसीलिए मतलब वहाँ से आने वाला जो क्रूड ऑयल है, जो गैस है, उसकी थोड़ी अनियमितता है। तो बाकी के देशों से अपने देश में अच्छी स्थिति है कि भाई हुर्मुज से आने वाले इंडिया के जो जहाज है उसको मतलब ईरान ने पूरा सहयोग दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर जो ट्रांसपोर्टेशन है उतना नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कुछ थोड़ी तकलीफ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा और कुछ कीमतें अभी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कीमतें जल्द ही कम करने के बारे में भारत सरकार कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालेगी। सर, आखिरी सवाल, आज महाराष्ट्र दिवस है, मराठी को लेके काफ़ी कुछ दिनों से देखा गया था कि विवाद हुआ था ऑटो टैक्सी वालों के लिए। अब उनको समय सीमा बढ़ा के दी गई है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या नहीं, मुझे लगता है कि मराठी के संबंध में हमें सभी को आदर है, हमारी मातृभाषा है और मराठी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मराठी का सम्मान ही होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मतलब मराठी बोलने वालों को ही रिक्शा चलाने का अधिकार है, ये मत से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ हर भाषा के, हर जाति के, हर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। उनको मराठी लोगों ने, महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा प्यार दे दिया है और इसी तरह का कोई निर्णय लेना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मराठी आना चाहिए, यहाँ तक हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसको मराठी आता नहीं उनको रिक्शा का परमिट हम रद्द करेंगे, ये निर्णय उतना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन ज़रूर हमारे प्रताप सरनाइक जी ने अनाउंस किया है कि भाई किसी का लाइसेंस रद्द नहीं होगा, लेकिन उनको मराठी सिखाने का काम हम करेंगे। तो ये भूमिका ठीक है कि भाई उनको मराठी पढ़ाने के लिए कोई क्लासेज भी वो ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मराठी के साथ साथ हिंदी भी अपनी राष्ट्रभाषा है। मराठी के सम्मान करते समय हिंदी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, ये भी मेरे पार्टी की भूमिका है। और मैंने मराठी भाषा का सम्मान ही हमने किया है, लेकिन हिंदी भाषा का भी अपमान नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की भूमिका है। और सरकार ने इस निर्णय का पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ गरीब लोग, रिक्शा वाले कितने कमाते हैं, उनको ना मकान नहीं ले सकते, तो इसीलिए ऐसे गरीब लोगों को तकलीफ देने का प्रयत्न होगा
तो मुझे लगता है कि ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक हर आदमी को किसी भी शहर में जाने का अधिकार है। हमारे मराठी लोग मुंबई दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैं अभी लखनऊ में गया था। उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग मराठी लोग अनेक जगह पर रहते हैं। तो इसलिए भाषा का विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।